हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। बच्चे, एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और उसके बारे में जितनी प्रकार के कंसेप्ट बच्चे आपके बन सकते हैं वो सारे कंसेप्ट सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे और शुरू करेंगे बच्चे उस पॉइंट से जिस पॉइंट से आपको समझने में आसानी भी हो सारे के सारे कंसेप्ट को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चे देखिए, सबसे जो जरूरी चीज है ना, अच्छा जरूरी चीज से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप सभी बच्चे जानते भी हो कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस की संख्या है अच्छी खासी आपके पेपर के अंदर रहने वाली है। एक तो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा था, वहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं बच्चे। और दूसरे नंबर पे फिर इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे रहेंगे आपके पेपर के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर जिस बच्चे को भी सीखना है, अधिकतर बच्चे यहाँ पर आकर के उलझते हैं। पहली चीज, सीक्वेंस में टॉपिक पढ़ना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको बच्चे आवश्यक होता है। जैसे सामान्यतः नोमेनक्लेचर की एक प्रोसेस आएगी, नामकरण करने वाली जो प्रक्रिया आएगी, वहां पर अधिकतर बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बच्चे सीक्वेंस नहीं पकड़ पाते। बुक्स के अंदर सीक्वेंस है नहीं, ये बच्चे करें तो कहाँ से करें। अब टीचर से बच्चा सीखने जाता तो वहां पर भी बच्चे जाकर के किसी न किसी प्रकार से टीचर खुद एक आधे सीक्वेंस में उलझा होता है, बच्चे तो उलझने ही है फिर। तो बच्चे आज आपकी ये प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर सॉल्व हो जाएगी। लगभग इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर के ऊपर आपके लेक्चर्स लगने वाले हैं बच्चे। समथिंग समथिंग आप 4 के आसपास लेक्चर मान सकते हैं बच्चे। समथिंग 4 के आसपास लेक्चर्स आपके लगेंगे इस चैप्टर के अंदर। और उनके अंदर पूरे सीक्वेंस के अंदर जितने कंसेप्ट आपके बन सकते हैं सर, वो सारे के सारे हम कर लेंगे। आज पहला हमारा सेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के ऊपर बच्चे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो भाई, ऑर्गेनिक का मीनिंग ये होता है सामान्यतः जहां पर आपको कार्बन, जो आपके केमिस्ट्री का एलिमेंट है, उस कार्बन का जो एटम है वो किसी भी दूसरे एटम्स के साथ मिलकर के एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करता है, या बोल सकते हो सर कुछ विशेष गुण उत्पन्न करता है। और इन्हीं विशेष गुणों को पढ़ते हैं हम, तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। देखिए, कार्बन ऐसा नहीं कि 100% जहां कार्बन आ गया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। अब जैसे आप ये एग्जांपल ले लीजिए, CO2। कहाँ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर CO2 का अध्ययन करते हो बच्चे? इसको तो आप बेसिकली वैसे ही पढ़ लेते हो सर, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है भी नहीं है। तो मैंने कहा कार्बन कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हेलोजन्स हो गए, सल्फर हो गया। कुछ एलिमेंट है बच्चे जिनके साथ मिलकर के एक विशेष इम्पैक्ट, एक विशेष प्रॉपर्टीज उत्पन्न करता है। उन्हीं विशेष प्रॉपर्टियों का अध्ययन करना हमारे द्वारा क्या कहलाता है सर? उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे द्वारा बोला जाता है। अब उन सारे के सारे कंसेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके रहने वाले हैं, उनको आपको सिखाने से पहले मैं एक बार बच्चे आपको ये बता देता हूं अभी अपने कंसेप्ट के अंदर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में विचार, हमारे विचारधारा वैज्ञानिकों से, कौन कौन से वैज्ञानिकों से होते हुई आज जैसी विचारधारा है, हम वहां तक पहुंचे हैं। देखिए भाई, एक आपके पास में सबसे पहले व्यक्ति हुए बर्जीलियस। बर्जीलियस एक सबसे पहले व्यक्ति हुए बच्चे। ये बर्जीलियस वही हैं जिन्होंने आपके आज एलिमेंटों को नाम लिखा जाता है ना, जितने भी तत्वों को हम कैसे नाम लिखते हैं, शॉर्ट में नाम कैसे लिखते हो? सामान्यतः आप फर्स्ट लेटर से शुरू करके लिखते हो, है ना। फर्स्ट लेटर यानी आज जैसे आप पहले अक्षर से एलिमेंटों के नाम रिप्रेजेंट करते हो। जैसे पोटेशियम का K होता है, आप कहोगे सर पोटेशियम में तो P आना चाहिए। फिर देखो, पोटेशियम का नाम वैसे लैटिन भाषा में आपका कैलियम होता है, तो कैलियम का K है ना। सारे शब्द हमारे लैंग्वेज के, इंग्लिश के थोड़ी हैं सर, लैटिन ग्रीक भाषाएं हैं बहुत सारी। तो उन उन भाषाओं के अंदर नाम रखे गए थे और उसके बाद में फिर हमारे में तो कन्वर्ट हुए। तो एक्चुअल में इनके नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो अपनी लैटिन या ग्रीक भाषा जो इनकी होती है, उन्हीं भाषाओं के आधार पर रखा गया है। तो ये पहले जो शब्द से या 2 शब्द ले लो, वो अलग अलग बातें मैटर करती हैं। सामान्यतः शुरुआत पहले शब्द से ही हुई थी कि भाई हर एलिमेंट का नाम उसके नाम के पहले आप अल्फाबेट से ले लो। तो ये आइडिया पहले किसने दिया था? बर्जीलियस ने। सबसे पहले ये आइडिया बच्चे बर्जीलियस ने दिया था।
और दूसरा काम क्या किया था सर बर्जीलियस ने? दूसरा काम बर्जीलियस ने कहा था कि भाई जितने भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है, इनको आप है ना लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हो। ये एक विटल फोर्स है, विटल फोर्स है, ये जैविक शक्ति है। जैविक शक्ति से आपको क्या समझना है? जैविक शक्ति से इसने कहा भाई ये केवल और केवल किसी जीवित जीव के अंदर ही बन सकते हैं। सबसे पहले बर्जीलियस ने ये धारणा दी थी कि भाई जितने भी हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ये विटल फोर्स है। ये यूनिवर्स में हम नहीं बना सकते इनको, लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर हम तैयार नहीं कर सकते हैं। ये सारे के सारे किसी न किसी ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु के अंदर ही बन सकते हैं। ये फोर्स, ये शक्ति से केवल और केवल किसी न किसी जीवित जीव के पास ही हो सकती है। बोला भाई ठीक है। लेकिन बात आई बच्चे इन सब के बाद में, इन सब के बाद में एक आए वोहलर। वोहलर आए बच्चे, और समथिंग समथिंग, ये जो वोहलर आए थे आपके, ये आए थे बच्चे लगभग 1828 ईस्वी के आसपास। 1828 में बच्चे वोहलर आए और इन्होंने क्या किया सर? इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि इन्होंने बना के ही दिखा दिया। इन्होंने एक NH4CNO, इन्होंने एक केमिकल लिया बच्चे लेबोरेटरी के अंदर, अमोनियम साइनेट नाम से। इन्होंने प्यारे बच्चों अमोनियम साइनेट के नाम से एक केमिकल लिया सर, और ये अमोनियम साइनेट के नाम से जो केमिकल इन्होंने उठाया प्यारे बच्चों, इस केमिकल को लेकर के इन्होंने क्या बना दिया सर हमारे सामने? एक ऑर्गेनिक मटेरियल बना दिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। मतलब अमोनियम साइनेट ये तो सर इनऑर्गेनिक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इनऑर्गेनिक होती है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सर, ठीक है, इनऑर्गेनिक है सर। और इस कंपाउंड से ये आपका जो यूरिया होता है, यूरिया हमारे द्वारा क्या समझा जाता है बच्चे? ऑर्गेनिक समझा जाता है, कार्बनिक समझा जाता है हमारे द्वारा। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से इन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल बना के दिखा दिया। अब कहोगे सर कार्बन तो यहाँ भी है वहां भी, देखो मैंने फिर से कहा बच्चे आपको कि सिर्फ कार्बन होना ही सफिशियंट नहीं है, वो सीखोगे आप धीरे धीरे करके। कुछ कार्बन के विशेष इफेक्ट उत्पन्न होने चाहिए, कार्बन के आने से कुछ विशेष इफेक्ट उत्पन्न होने चाहिए, तभी हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया बच्चे? कि इनऑर्गेनिक मटेरियल उठाया, अमोनियम साइनेट, और उससे क्या बना दिया सर? ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बना दिया। पहली बार इन्होंने कहा कि भी देखो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड बनते हैं ना बर्जिलियस भाई, तुमने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ जीवित जीवों के शरीर में ही बन सकते हैं। बोला भाई ऐसा नहीं है, इनको तो मैंने बना दिया। देखो पहला, और दुनिया का पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था लेबोरेटरी के अंदर बच्चे, वो यही था। इसको आप नाम देते हो यूरिया। यूरिया है ना, खेतों में भी डालते हैं ना यूरिया। तो ये यूरिया का निर्माण बच्चे आपको करके दिखाया था इन्होंने। तो आपसे पूछे कि लेबोरेटरी में बनाया गया पहला ऑर्गेनिक मटेरियल, वो आपका यूरिया था। किससे बनाया गया था? अमोनियम साइनेट, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था बच्चे आपका। तो यहाँ पर बना करके उन्होंने प्रूफ कर दिया कि लेबोरेटरी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको बनाया जा सकता है बच्चे। उसके बाद फिर 1845 में, ये तो पहला बन गया था 1828 में, फिर 1845 में एसिटिक एसिड का निर्माण करके दिखाया। एसिटिक एसिड 1845 में फिर एसिटिक एसिड का निर्माण करके बताया बच्चे। किसने? कोल्बे। कोल्बे, और पेपर में ये पूछे जाते हैं आपसे, ध्यान रखना। कोल्बे ने एसिटिक एसिड का निर्माण करके बताया। उसके बाद फिर मीथेन का भी निर्माण किया गया, कार्लोट। मीथेन का निर्माण भी किया गया बच्चे, मीथेन का निर्माण भी किया गया कार्लोट के द्वारा। बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था, इसी के आसपास उन्होंने, कार्लोट ने बना दिया था 1800, जहां तक मेरा ध्यान 56, 1845 के बाद 1856 में ही इन्होंने मीथेन को बना दिया था। ठीक है, कार्लोट के द्वारा बनाया गया था। तो बच्चे ऐसे अब तो है ना शुरुआत हो गई ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बनाने की। तो
ऐसे हमारे द्वारा यहाँ से एक कंक्लूजन आ गया कि भाई ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं उनको भी हम बना सकते हैं। कहाँ पर? लेबोरेटरी के अंदर। ऐसा कोई विटल फोर्स नहीं है वो कि आपको सिर्फ किसी न किसी जैविक पदार्थ में ही बनेंगे। ठीक है भाई, ये तो हुई बात कि जिसके विषय में अभी आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर आगे। लेकिन मुख्य बातें क्या होंगी हमारे पास में प्यारे बच्चों? मुख्य बातें हमारे पास में होने वाली हैं। ठीक है, मुख्य बातें आप सभी के सामने होने वाली हैं। वो सर, पहले मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। अभी मैं आपको कोई कार्बन का कंपाउंड के बारे में नहीं बता रहा हूं। पहले मैं आपको बच्चे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसे है, यानी दर्शाना कैसे है, दर्शाने का तरीका। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको हमारी कॉपी के ऊपर लिखने का तरीका बच्चे मैं आपको बता रहा हूं। पहले कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम चीज़ों के ऊपर आएंगे। फिर नॉमेनक्लेचर, नामकरण की जो पद्धति है, नोमेनक्लेचर, फिर उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, अभी तक जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ही मैं होप करता हूँ कि अपना जो एमपीटेट वर्ग 2 का ये बैच इस एप्लीकेशन संसारम एप्लीकेशन पे जो बच्चे चल रहा है, जितने बच्चे भी एनरोल हैं, उम्मीद करता हूँ सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और अभी जो कुछ लेक्चर मैंने एक फोल्डर के अंदर डाले हैं आपके, तो आप ये मत समझना कि किसी बच्चे ने प्री में पढ़ा हुआ है तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भाई प्री में आप पढ़े हो, जैसा जिससे पढ़े हो, आई डोंट नो, लेकिन मैंने सारे के सारे जो लेक्चर आपको प्री वाले और मेंस में भी आएंगे। और ध्यान रखना, आपको मेंस का जो सिलेबस आया है ना, इस सिलेबस में से पूरा पेपर नहीं होने वाला है। प्री वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मेंस में भी आने हैं, तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत कर देना। कभी सिर्फ मेंस के ऊपर ही झपक जाओ और बाद में पेपर देखो जा करके, तो फिर आप सोचो अरे ये तो हमने प्री में पढ़ा था, रिवाइज ही नहीं किया। करने हैं बच्चे, मेंस का सिलेबस भी है वो। जब मेंस का आपका सिलेबस दिया जाता है तो ये मानना जाता है कि प्री वाले सारे कंसेप्ट तो आप पहले ही कर चुके हो, वहां से तो क्वेश्चन आने हैं आपके डेफिनेटली। तो जो टॉपिक मेंस में है, मेंशन है कि आपको मेंस में भी जहां से क्वेश्चन आएगा, तो वही फोल्डर मैंने एक और ऐड किया है आपके बैच के अंदर। तो आप उस फोल्डर के अंदर से सारे लेक्चर को निपटा लो, है ना। कुछ फिजिक्स के हैं और कुछ आपके ये बायोलॉजी के ऐड किए गए हैं। केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली चीज़ें हमारी अभी हो जाएंगी, तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन दोनों के अंदर मैंने विद क्लास वर्क आपके डाल रखे हैं, तो आप उसको कर लेना भाई। सारे के सारे बच्चे उसको एक बार कर लेना। चाहे आपने कर रखा है तो आप फास्ट करके कर लेना, आप 2 की स्पीड पे कर लेना उन लेक्चर्स को जो प्री वाले हैं, मतलब प्री वाले जो आपने पढ़े हैं लेकिन मेंस में भी आने हैं पक्का, वो छांट के मैंने आप सभी को दोबारा से रिवाइज करने के लिए आपको एक फोल्डर में अवेलेबल करवाए हैं। ठीक है, बाकी ये जो प्रॉपर मेंस वाले जो आपने नहीं पढ़े होंगे वो हमारी सीक्वेंस में चल ही रहे हैं, आप सभी जानते हो डेली। अब रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं सर। इनको दर्शाने का तरीका जो है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो भाई, पहला तरीका होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने का, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी सर पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पक्का ध्यान रखना। बातें बिल्कुल इजी सी लगेंगी क्योंकि आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझाऊंगा, तो मुश्किल तो कुछ लगना है ही नहीं। ये तो डेफिनेट है कि मुश्किल कुछ नहीं लगना आपको। और जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस की अभी कमी महसूस हो रही है, तो डेफिनेटली वो भी आपकी जो कमी है कॉन्फिडेंस की, वो भी पूरी हो ही जानी है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है सर। ठीक है, तो मैंने कहा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके पास है उसको पूरी तरह से बच्चे, जैसे मान लो ये कोई भी हाइड्रोकार्बन है, आपने ऐसे सबने देखा होगा, सभी बच्चों ने इस प्रकार से देखा होगा किसी भी हाइड्रोजन को लिखे हुए। अभी मैं नाम आपको नहीं बता रहा हूं, ना ही मैंने अभी तक सिखाया है और ना ही रैंडमली मैं नाम का प्रयोग करूंगा। अभी नाम का प्रयोग तभी करूंगा जब पहले मैं आपको सिखा दूंगा पूरी तरह से, और इसका नाम लेना या नहीं लेने का क्या ही लॉजिक है सर, बच्चा बच्चा जानता है कि इसका नाम क्या होगा। तो अभी मुझे कोई मतलब नहीं इसका नाम क्या है, वो मैं आपको सिखाऊंगा सर पहले, लेकिन मैं उस नाम सिखाने के लिए आपको तैयार तो कर दूं कि आपको नाम कैसे कैसे लिखने पड़ सकते हैं। आपने तो ऐसा ही सुना है कि ऐसे लिखा मिलेगा, उसका नाम बताना होगा। सिर्फ एक ही बात काफ़ी नहीं है बच्चे, कई तरह से आपके लिखे जाते हैं और उनके नाम देने के भी कई तरीके हैं। तो तभी सीख पाओगे जब पहले पता हो कि आपको नाम किसका देना है।
तो पहला तो बच्चे आपके जो हाइड्रोकार्बन्स को लिखने का तरीका होता है ना, वो होता है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसके अंदर ऐसे पूरी तरह से आप स्ट्रक्चर को मतलब अलग अलग करके कार्बन्स को लिखते हो, तब हम कर पाते हैं सर। ओके, दूसरा क्या होता है बच्चे, दूसरा तरीका होता है सर हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बोले तो सर संघनित संरचनात्मक सूत्र जिसको कहा जाएगा, ठीक है, संघनित संरचनात्मक सूत्र जिसको प्यारे बच्चों हमारे द्वारा कहा जाएगा सर। समझ के बात को? तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संघनित संरचनात्मक सूत्र। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें, इसमें क्या करते हैं सर, जो आपके पास में हाइड्रोकार्बन होता है उसको थोड़ा कंडेंस्ड करके लिख देते हो आप। जैसे मान लीजिए ये आपके पास था सर CH3, ऐसे ही आपने ये ऐसे लिख दिया CH3। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको बोलते हैं हमारे द्वारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, जैसे CH3 CH2 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 CH3। मान लो ये भी आपका कंडेंस्ड है, इसको थोड़ा और भी कंडेंस्ड कर सकते हो। कैसे? पहले और आखिरी को तो अलग छोड़ दो, पहले और आखिरी को अलग छोड़ दो, बीच में जो है सेम यूनिट होती हैं अगर, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो इसको ऐसे करके और ऐसे लगा दो। ये और भी कंडेंस्ड कर सकते हो, और भी कंडेंस्ड करके लिख सकते हो। मतलब बात वही है, मतलब तो इसका भी वही है ना, जो ये है, जो आपने अभी आगे लिखा उसका भी मतलब तो यही है सर, कंप्लीट। लेकिन लिखने का तरीका क्या, हमने इसी को कैसे लिख दिया। वैसे अगर इसी को आप कंडेंस्ड करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, CH3 CH2 CH3, बात खत्म। CH3 CH2 CH3 कंडेंस करके लिख सकते हो। और उसको भी आप अगर खोल के लिखना चाहो, इसको भी खोल के लिख सकते हो आप। तो वो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बच्चे आप सभी के सामने। ठीक है, पहला सेशन है इसलिए पहले मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा, और हो सकता है आपको पहले से आती भी हो, ऐसा मैं नहीं कहता बच्चे, लेकिन आपको आती हैं फिर भी गलतियां ना हो, इसलिए आपको जरूरी है कि पहले ये सारी चीजें आप करें, तभी आप चीजों को आगे आगे प्रॉपरली समझ पाओगे, जो आगे मैं आपको सिखाऊंगा बच्चे। ठीक है, उसके बाद है सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा जो तरीका होता है, बच्चे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम बोलते आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बच्चे। तो ऐसे सूत्र जब आप लिखते हो तो इसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ लाइनों का प्रयोग करना होता है बच्चे। जैसे आपके सामने ये आ गया, ये लो, बोलेगा बताओ ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, कहोगे सर हाइड्रोकार्बन, ये तो लाइनें खींच रखी हैं सर आपने, पहाड़ पर्वत दिख रहा है। ज्योग्राफी में पहाड़ पर्वत है, ये केमिस्ट्री के अंदर नहीं, केमिस्ट्री के अंदर ये हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा, हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। और आप जब नोमेनक्लेचर सीखोगे तो इनके भी तो नाम देने हैं आपको, जहां पे ना तो कार्बन लिखा ना हाइड्रोजन। तो ऐसे वैसे ही इनका मतलब क्या होता है, जितने भी आपके पास ये इनिशियल और एंडिंग वाला कॉर्नर है ना, इनिशियल एंडिंग वाला जो कॉर्नर है, इसको हमारे द्वारा CH3 समझा जाता है। उसके बाद में फिर ये जितने भी अंदर कॉर्नर हैं, इन सारे के सारे कॉर्नर्स को CH2 समझना है आपने। इन सारे के सारे कॉर्नर्स को आपने क्या समझना है सर, CH2। ठीक है, CH2।
और एंडिंग कॉर्नर को CH3। चलिए, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे हैं, ये ऐसे बने हुए हैं। मीनिंग वही है बच्चे, जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हो चीजें वैसे मिलेंगी, लेकिन ये ऐसे लिख के नहीं देगा आपको, ऐसे लाइन खींच देगा, एक ही लाइन खींच देगा, बोलेगा बताओ क्या है ये। विस्तार से सबका अध्ययन किया जाएगा, पहले सिर्फ और सिर्फ मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ, और एग्जाम के अंदर ऐसे बनेगा, बोलेगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ। अब जब तुम देखोगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये तो सिलेबस में क्या था, लेकिन है छोटी सी बात, पढ़ी है तो छोटी सी बात, नहीं पढ़ी है तो फिर पता नहीं क्या था, कैसी स्ट्रक्चर होती होगी, लेकिन कुछ नहीं है भाई। एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपको किसी कंपाउंड का ऐसे नाम दे देगा, बोलेगा इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, इथेन मिथेन कुछ भी दे सकता है, और हम भी सीखेंगे उन सारी चीज़ों को। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी भी कोई चीज़ हमारे पास में एग्जिस्ट करती है। ठीक है सर। चौथी प्रकार होती है फिर हमारे पास, फोर्थ टाइप होती है बच्चे इनको लिखने की, फोर्थ टाइप होती है इनको लिखने की, जिसको हम बोलते हैं 3D फॉर्मूला। 3D फॉर्मूला, 3D सूत्र जिसको कहा जाता है। ठीक है, 3D फॉर्मूला या 3D सूत्र जिसको हम कहते हैं सर। देखो भाई, एक बात को समझने की कोशिश करें आप, कि आपके पास अगर कोई भी केमिस्ट्री का केमिकल है भाई, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सभी के सामने है, केमिस्ट्री का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चे आपके सामने, सपोज करिए आप इस बात को, क्या लगता है कि सर सारे के सारे केमिस्ट्री के कंपाउंड 2 डायमेंशन होते हैं? 2 डायमेंशन मतलब जिसकी सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती, क्या सर ऊंचाई नहीं होती क्या केमिकल्स की? तो भाई हमें पता लगा यार, जो हमारे केमिस्ट्री के बहुत सारे केमिकल हैं, बहुत सारे का अधिकतर ही हैं, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होते हैं, 3D शेप होती है जिनकी, त्रिविमीय संरचना जिनकी पाई जाती है। तो कॉपी के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करें कि इसकी शेप कैसी है? भाई नॉर्मली लिखना हो कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन वो जितने भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो 3 डायमेंशन में कैसे अरेंज है, अगर कॉपी के ऊपर ही लिखना हो तो कैसे लिखें? अब इतने बड़े तुम कलाकार हो नहीं कि तुम ऐसी 3D वाली ड्राइंग बना दोगे, समझ रहे हो? अधिकतर हम में से ऐसे ही होते हैं, ड्राइंग तो बहुत दूर की बात है, हमारी राइटिंग ही क्या पता खुद को समझ में ना आती हो, अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं, तो ड्राइंग तो बहुत दूर की बात है सर, और दूसरी दुनिया का खेल है बहुत सारे बच्चों के लिए। कुछ में आर्ट होती है, जिनमें आर्ट होती है वो कर सकते हैं, उनको हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिसमें नहीं है वो क्या करें? तो एक तरीका सिखाया 3D डायमेंशन, 3 डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का, इसको हम कहते हैं डैश वेज फॉर्मूला। ठीक है, डैश वेज फॉर्मूला बच्चे उसको बोलते हैं। मतलब जब कभी हम 3 डायमेंशनल 3D में हम लिखते हैं किसी भी केमिकल को, ठीक है, 3D में हम जब भी किसी केमिकल को लिखते हैं तो कैसे? डैश वेज फॉर्मूला के हिसाब से। यहाँ पर डैश का मतलब तो आप समझते ही हो, डैश का मतलब तो यही होता है सर, ये डैश डैश ऐसे, एक तो इसका प्रयोग किया जाएगा, मतलब इस फॉर्मूले को लिखने के लिए एक तो डैश डैश का प्रयोग किया जाएगा, एक वेज का। वेज का मतलब है सर ऐसे, ये जो कॉन्टिन्यूअस एरिया होता है, कॉन्टिन्यूअस लाइन है, इसको वेज बोलते हैं। ये इन दो सिंबल का यूज करके हम 3D शेप का प्रतीक बनाते हैं। मतलब डैश और वेज दो प्रकार की जो शेप है बच्चे, ये सिंबल हैं, इन सिंबल का उपयोग करके हम क्या करते हैं? इन सिंबल के उपयोग द्वारा हम व्यक्ति को ये कल्पना करवाते हैं कि भाई 3 डायमेंशन शेप जो केमिकल हमने कॉपी के पेज के ऊपर बनाया हुआ है, इसकी 3 डायमेंशनल शेप कैसी होती है। अब सर ये जब शेप आप बनाओगे तो हमेशा हमेशा अगर कोई 3 डायमेंशन में चीज है, जैसे ये कॉपी का पेज है, कार्बन है यहाँ पे, इस कॉपी के पेज में मान लो ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ये सपोज करो कार्बन है आपका, और कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है ना, ऐसे जुड़ा हुआ है हमारी तरफ, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन हमारी तरफ जुड़ा हुआ है,
तो आपको आपकी तरफ जो 3D में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये वेज बनाना पड़ेगा। उसको दर्शाने के लिए उसके प्रतीक के रूप में आपने ये वेज बनाना पड़ेगा, जिसको आप बोलेंगे वेज बना दिया। इसके साथ एक हाइड्रोजन है, और अगर एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ अंदर, पेज के अंदर की तरफ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके लिए आपने क्या शो करना पड़ेगा? उसके लिए आपने इसी के ऊपर आपने क्या करना पड़ेगा सर? डैश को शो करना पड़ेगा। मतलब ऐसे, ये ऐसे, और एच लिख दोगे। और जो कॉपी के ऊपर ही है, मतलब जिस प्लेन में कॉपी हमारी है, उसी प्लेन में जो होंगे, उनको तो आप आसानी से, उनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, उनको तो आप आसानी से ऐसे बना सकते हो सर। ये लो। तो अब ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर थी। अगर डैश वेज नहीं होता तो मीथेन को कैसे लिखते? सिंपल सा मीथेन को ऐसे ही लिखते ना, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन, अपनी मर्जी से जैसे भी लिखते। 3D का तो फील तुमने करवाया नहीं, लेकिन अगर आपने ऐसे की बजाय ऐसे बना दी, तो जो पढ़ने वाला है कॉपी के ऊपर आपका मीथेन CH4 लिखा हुआ, वो समझ जाएगा कि मीथेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये 3D में ऐसे निकला होता है हमारी तरफ, एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ होता है, 2 कॉपी के प्लेन के ऊपर होते हैं। तो ये जो तरीका होता है बच्चे रिप्रेजेंट करने का हाइड्रोकार्बन्स को, उसी को हमारे द्वारा क्या कहा जाता है? 3D फॉर्मूला या डैश वेज फॉर्मूला। तो ऐसे भी कंपाउंड्स के हम लिखते हैं सर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, क्योंकि प्री एग्जाम के जब आपने प्रिपरेशन करी थी, तब आपने उन सारी की सारी चीज़ों को डेफिनेटली समझ लिया था। लेकिन अभी मुझे एक बार आपको जस्ट वो बातें भी बतानी पड़ेंगी, जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाली। क्योंकि देखो, अभी मैं सारी चीज़ें जब आपको नोमेनक्लेचर सिखाना शुरू करूंगा, तो बच्चे नोमेनक्लेचर से पहले आपके दिमाग, आपके मन मस्तिष्क के अंदर सारी बातें डेफिनेटली होनी चाहिए। सिर्फ आना ही काफ़ी नहीं है नोमेनक्लेचर सीखने के लिए। आपको सिर्फ रूल्स आना ही काफ़ी नहीं है, रूल्स आपके दिमाग के बिल्कुल फ्रंट हिस्से में सेट होने चाहिए सारे के सारे, तब आप कर पाओगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम रूल पढ़ लेते हैं, हमें समझ में आ गए, हम कहते हैं ठीक है तो आते हैं, हमें आना नहीं मेरे भाई। आना अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ आती है वो हमारे बिल्कुल फ्रंट वाले हिस्से पर रेडी है। जैसे ही उसके बारे में कुछ बात देखी तो पूरी हाईलाइट होगी ब्रेन में, हाँ ऐसा होता था, ऐसा कर देंगे। ये चीज़ होनी चाहिए, तब नोमेनक्लेचर क्लियर होगा। मतलब अगली बात नोमेनक्लेचर में सीखने चलोगे तो पिछली बात आपको ब्रेन में फिट होनी चाहिए। चलो सीखेंगे सर सारी बातें। और डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल नहीं आता, आपको डेफिनेटली नोमेनक्लेचर की 50 से 60% चीज़ें आपको पहले से आती हैं। अभी आप जो सीखोगे वो अगले 40%, जहाँ कन्फ्यूजन आप होती है, आपको गलतियाँ जहाँ करोगे, वो चीज़ें आप मेरे से सीखोगे, है ना। लेकिन उनके लिए आपको पहली 40% का आना नहीं, पक्का होना चाहिए दिमाग के अंदर, तो हम सारी चीज़ें करेंगे सर। आ जाओ भाई। ये तो तरीके मैंने बता दिए जो आपके काम आ सकते हैं, और रिप्रेजेंट कैसे करोगे पेपर के अंदर, एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो क्वेश्चंस आपको जब मैं सोल्व करवाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा सर इस चीज़ का। ओके भाई, आ जाओ। अब जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, जो मैंने बच्चे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया, कार्बनिक रसायन अभी अभी मैंने आपको बताए। कार्बनिक रसायन, देखो यार, बड़े स्तर पे, ब्रॉड लेवल पे 2 प्रकार में बांटते हो आप इनको। ठीक है, अधिकतर बच्चे कहेंगे, अभी अगर मैं 2 नाम लूंगा, इसके 2 नाम लूंगा अगर मैं, तो एक नाम मैं बोलता हूं एलिफेटिक, दूसरा नाम तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा एरोमेटिक, है ना। ऐसा नहीं, गलत है वो, अभी तुम्हारे लेवल पे वो बात गलत है। एलिफेटिक हो गया एक, दूसरा आपने एरोमेटिक नहीं बोलना है। ठीक है, वो छोटी मोटी क्लास में बच्चों को एक बार सिखाने के लिए हम लिखते थे।
एलिफेटिक, और एलिफेटिक के बाद दूसरी जो टाइप आपने बांटनी वो बांटनी साइक्लिक। साइक्लिक यानी चक्रीय, साइक्लिक या बोलें तो सर चक्रीय। ये दो ब्रॉड क्लास होती हैं, बड़े स्तर पे दो क्लासिफिकेशन बोलने हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं बच्चे, वो आपके दो प्रकार के होते हैं सर, ठीक है, एलिफेटिक और एक होते हैं सर साइक्लिक, ठीक है। एलिफेटिक होते हैं सर और एक होते हैं साइक्लिक। अब ये जो एलिफेटिक और साइक्लिक की हम बात करते हैं, एलिफेटिक और साइक्लिक की बात हम बच्चे करते हैं ये उसको बोलते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर ओपन कार्बन चेन होती है सर, जिनके अंदर बच्चे खुली कार्बन श्रृंखला होती है। अभी पीछे आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे तो आपने ऐसा कंपाउंड देखा था ना, ऐसा एक कंपाउंड अगर आपने देखा हो, अभी मैंने कोई नाम आपको वगैरह नहीं बताया, तो ऐसा बच्चे जो आपने कंपाउंड देखा था, ऐसी ये खुली कार्बन चेन बोलते हैं। बोलोगे सर ये कार्बन चेन बंद कब कहते हैं? बंद वाला भी अभी एग्जांपल से बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर हमें कार्बन की चेन खुली है, दोनों तरफ से चल रही है, कोई भी हाइड्रोजन हटा के और बढ़ा सकते हो तुम, कोई मना करने वाला नहीं है आप सभी को, कोई भी हाइड्रोजन को हटा के और आप आगे बढ़ा सकते हो सर, कोई भी आपको मना करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पर नहीं है, ठीक है सर। तो इतनी सी बात तो हमें समझ में आ गई। अब फिर नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, ये तो ओपन हो गए सर एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब होता है जिनमें खुली कार्बन श्रृंखला हो। साइक्लिक जो कंपाउंड होंगे, साइक्लिक के अंदर क्या होगा सर? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्लोज्ड रिंग बनाते हों, यानी जो रिंग बंद ही होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो रिंग निर्माण करते हैं, रिंग की फॉर्म में होते हैं। जैसे जैसे मान लो एक आपने ये वाली शेप देखी है क्या? ये वाली देखी होगी आप सभी ने, ठीक है, ये वाली शेप देखी होगी, बेंजीन बोलते हो ना, बेंजीन। अभी नाम कैसे दिए जाते हैं मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको जो बात सिखा रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करना। नोमेनक्लेचर मैंने कुछ नहीं बताया, तो मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं करता कि आपको नाम पता हो या नहीं पता हो, लेकिन बहुत कॉमन है इसलिए सबको पता होता है। अब इसमें इसका मतलब क्या समझते हो आप लोग? इसका मीनिंग क्या है? अभी मैंने आप सभी के सामने, जस्ट सेकंड बच्चे, अभी मैंने आप सभी के सामने एक बात लिखी थी थोड़ी पीछे, बॉन्ड लाइन बताया था ना। बॉन्ड लाइन का मतलब क्या है सर? बॉन्ड लाइन मतलब जितने किनारे हैं वहां पे कार्बन, और कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता उतने हाइड्रोजन। जब कार्बन आपका, भाई एक बात बताओ, आप सबको पता है इस विषय में, जब भी कार्बन यहाँ है तो यहाँ कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन को देखो, कार्बन कहीं भी हो उसको चार चीजों के साथ जुड़ना होता है। कार्बन कहीं भी हो उसको चार चीजों के साथ जुड़ना होता है। जो कार्बन यहाँ सिरे पे होता है, एक तो इधर जुड़ जाता है, तीन और जुड़ना होता है उसको, तीन सिरों से और जुड़ना होता है, इसलिए हमेशा हम जब सिरों पे लिखते हैं तो CH3 लिखते हैं। यहाँ पर कार्बन जो है, देखो जितने भी कोने हैं ना, कोने का मतलब कार्बन होता है इसमें, जितने यहाँ पर कोई कार्बन है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर से, दो तो पहले जुड़ गया, कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है? दो की, इसलिए हम 2 लिखते हैं, CH2 मतलब जो आपके कार्बन चेन के बीच में कोई भी कोना होगा वहां पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लिखते हैं, और एंड वाले सिरे पे 3, क्योंकि 4 से टोटल जुड़ना होता है भाई। इसी आधार पे तो आपने यहाँ लिखा था, देख लो बीच में कार्बन के साथ 2 मिलेंगे, किनारों पर 3 होते हैं। यहाँ भी आप देखोगे तो कार्बन के साथ ये 2, बीच में 2, क्यों? क्योंकि कार्बन देखो 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया, एक एक इधर जुड़ गया, ये देखो एक एक इधर जुड़ गया, मतलब 4 चीजों से जुड़ना होता है। कहने की सीधी सी बात यही है बस। तो यहाँ भी जितने कॉर्नर्स हैं उसका मतलब कार्बन, एक कोना 2 3, इनका मतलब कार्बन ही है ये लो, ये जुड़े हुए हैं,
और जहाँ पे डबल लाइन कर रखी है आपके पास में, मतलब वहाँ डबल बॉन्ड है। दैट्स इट, डबल बॉन्ड है। अब ये कार्बन है, कार्बन के दो इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर, तीन, एक बच गया, तो एक क्या मिलेगा साथ में, हाइड्रोजन। यहाँ भी देखो दो और एक तीन, एक क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। दो और एक तीन तो जुड़ा ही हुआ, एक हाइड्रोजन। मतलब हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के कार्बन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो C6H6 यही तो होता है सर बेंजीन। बेंजीन बोलते हैं इसको। लेकिन मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि बेंजीन क्या है, नहीं है। स्ट्रक्चर मैंने लिखनी पहले ही बता दी थी आपको। किसी भी केमिकल को हम या तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर, या फिर उसको हम बॉन्ड लाइन से मिला सकते हैं, कंडेंस लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो आपका बॉन्ड लाइन वाला तरीका है, लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं केवल। इसका मीनिंग क्या है एक बार मैंने बता दिया आपको, जितने कोने उतने कार्बन समझा जाता है हमारी केमिस्ट्री के अंदर। अभी मैं आपको केवल सिखा रहा हूँ, आपसे पूछने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा। जब आपसे पूछने की कोशिश करूंगा तो चिंता मत करो, कॉपी पेन लेकर के क्लास के सामने बैठाऊंगा आपको, क्लास के अंदर कॉपी पेन लेकर के बैठाऊंगा, और इतने एग्जाम्पल्स हम करेंगे सर उसके अंदर कि आपको कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम नहीं छोड़ने वाले उसको। ओके। तो जो क्लोज रिंग बनाए, मतलब यही कार्बन चेन जो है, यही कार्बन चेन। अच्छा, इस कार्बन चेन को आप क्या लिख सकते हो लाइन की फॉर्म में, CH3, ठीक है, ये CH2, फिर उसके बाद CH2, और फिर उसके बाद में CH3। ऐसे बना सकते हो ना। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लो। इसी चीज को तुम अगर बॉन्ड लाइन के हिसाब से रिप्रेजेंट करो, ऐसे लिख सकते हो। देखो खुली है ना, यहाँ खुली है, यहाँ कैसी है, बंद। तो जब खुली कार्बन चेन होती है तो एलिफेटिक बोलते हैं, बंद कार्बन चेन होती है तो साइक्लिक बोलते हैं सर। बताओ भाई, ये वाली बात आप सभी को समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और बहुत ही जल्दी अभी प्रैक्टिस के भी सेशन आपके शुरू होने वाले हैं, निश्चिंत रहें। एक बार कंसेप्ट को इतना पक्का कर लें कि जब क्वेश्चन मैं कराऊँ ना तो तुम्हें कंसेप्ट याद करने की आवश्यकता ना पड़े भाई। अगर कंसेप्ट तुम्हारे ऐसे हैं कि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गए, तुम्हें केवल आते हैं कि हाँ ऐसा था, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा, जिस लेवल पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा बच्चे, तो वो उस लेवल पे आपको है ना, उस लेवल पे आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको उस लेवल पे करने होंगे, तो कंसेप्ट आपके ब्रेन, आपके मस्तिष्क के अंदर सेट होने चाहिए। चलिए, इसके बाद अब आते हैं सर, अभी इसी क्लासिफिकेशन ही देख रहे हैं, पूरा थोड़ी शुरू हुआ अभी ये तो मैंने कहा कुछ होते हैं आपके ओपन कार्बन चेन वाले कंपाउंड, कुछ होते हैं आपके क्लोज्ड रिंग वाले, जिनके अंदर बंद कार्बन श्रृंखला होती है। अब ये जो क्लोज्ड रिंग वाले कुछ एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया यहाँ पर, अभी आपने एक एग्जाम्पल तो देख लिया जिसको आपने बेंजीन का नाम दिया था, ठीक है। और ये बेंजीन कोई IUPAC के द्वारा रखा गया नाम नहीं है। बहुत सारे केमिकल आपके ऐसे हैं जिनके नाम IUPAC ने नहीं रखे हैं, उसने केवल स्वीकार किए। देखो बच्चे, किसी भी हम हाइड्रोकार्बन का नाम जो रखते थे ना, पहले से क्या प्रथा थी कि उसके सोर्स के आधार पे, उसके स्रोत के आधार पे रखते थे। जिस भी आपको कोई केमिकल, कोई एलिमेंट प्राप्त हुआ, उसका स्रोत को देखा, स्रोत के आधार पे लैटिन ग्रीक भाषाओं में उसका नाम रख दिया, ठीक है। फिर IUPAC संस्था आई, वो बोली यार ये तो कंफ्यूजन हो रही है, ऐसे थोड़ी होता है। उसने नाम रखने के लिए कुछ नियम बनाए जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जब IUPAC नाम रख रही थी ना, तो उसने देखा यार कुछ केमिकल के नाम इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि यार लोग उनको उसी से बुलाएंगे, समझ रहे हो। तो उसने क्या किया, उसने उनके नाम को स्वीकार कर लिया। बोले हाँ भाई बेंजीन नाम है ना इसका, सब इसको बेंजीन बेंजीन बुलाते हैं, लाओ बेंजीन रख देते हैं, चलो हम भी मान लिया बेंजीन। तो उन्होंने कहा हमारी केमिस्ट्री में भी इसको आज से बेंजीन नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रचलित नाम है, उनको आज हम, IUPAC ने भी स्वीकार कर रखा है, तो ऐसे नाम लेते हैं। अच्छा, बेंजीन के बाद फिर एक होता है आपका, एक होता है आपका नेफ्थलीन। ये भी साइक्लिक है, ठीक है, नेफ्थलीन, ये भी साइक्लिक है बच्चे। एक होता आपका ऐसे ही
एनिलीन बोलते हैं जिसको, एनिलीन। केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेकिन इनके जो नाम है ना, इनके नाम यही प्रयोग होंगे, बिना रूल के सीधे यही नाम प्रयोग होंगे केमिस्ट्री के अंदर। एनिलीन हो गया जैसे। इसके बाद पायरिडीन हो गया जैसे, पायरिडीन हो गया जैसे। साइक्लिक है बस, मतलब साइक्लिक से है। ऐसे ही जैसे फ्यूरोन हो गया, फ्यूरोन हो गया। थायोफीन हो गया जैसे, थायोफीन हो गया जैसे। साइक्लो ब्यूटेन हो गया जैसे। साइक्लोहेक्जीन हो गया जैसे। अभी नाम कैसे दिए गए हैं वो मुद्दा नहीं है हमारा, वो डिस्कशन का विषय नहीं है ना, मैं आपको वो बात सिखा रहा हूँ। मैं तो जस्ट और जस्ट आपको केवल ये बता रहा हूँ कि ऐसे बंद रिंग वाले और जो केमिकल के मैंने नाम लिखे हैं ना पेपर के अंदर, इनमें से कोई ना कोई केमिकल का जिक्र पक्का आएगा। मैंने छांट के लिखे हैं आपके सामने, इन केमिकल्स में से किसी ना किसी केमिकल का जिक्र पक्का आना पेपर के अंदर। ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। रैंडमली कुछ भी नहीं होगा कि पता नहीं कहाँ से क्या आ गया। हर चीज़ वेल मेंटेन होती है। एग्जामिनर आपका पेपर बनाता है वो भी मेंटेन तरीके से होता है, हम जो आपको पढ़ाते हैं वो भी मेंटेन तरीके से। समराइज समराइज तो नहीं कह सकते, ही कह सकते हो, लेकिन एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बोल सकते हो उसको, कि कौन से एग्जाम की थीम क्या है, किस थीम पे क्वेश्चन आते हैं, उसी थीम पे आपको एग्जाम्पल देना। ओके सर। फिर इसके बाद अगली जो बात आती है हमारे पास, ये तो हमने कहा कि ब्रॉडली दो कैटेगरियां होती हैं। ये जो साइक्लिक है ना, साइक्लिक कंपाउंड अभी जो आपने लिखा चक्रीय, ये साइक्लिक कंपाउंड बच्चे आपके आगे चल के दो कैटेगरियों के अंदर विभाजित होते हैं सर। दो कैटेगरियों के अंदर ये बटे हुए होते हैं। ठीक है, दो कैटेगरियों के अंदर ये बटे हुए होते हैं सर। और ये जो दो कैटेगरियां हैं, ये जो दो कैटेगरियां हैं बच्चे आपकी, एक इनमें बोलते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक बोले तो समचक्रीय, समचक्रीय। और एक होते हैं सर हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक यानी सर विषम चक्रीय, समचक्रीय। और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक यानी विषम चक्रीय। दो प्रकार के होते हैं बच्चे ये। समचक्रीय की अगर मैं बात करूं आपसे, होमोसाइक्लिक की बात करूं, तो इसका मतलब होता है विच हैव, विच हैव ओनली, विच हैव ओनली कार्बन एटम इन द, इन द रिंग, जिसमें, जिसमें रिंग में, जिसमें रिंग में केवल, रिंग में केवल कार्बन हो, उनको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है विच हैव अदर एटम्स आल्सो, आल्सो इन रिंग, यानी जिनमें, जिनमें रिंग में, रिंग में कार्बन के, रिंग में कार्बन के अलावा भी, अलावा भी कोई
परमाणु हो, ठीक है, जिसमें बच्चे रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई एटम हो, कोई परमाणु हो। जैसे पीछे ये एग्जाम्पल देखो, आप खुद सोच के देखो, ये सारे एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो बताओ बेंजीन आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये बेंजीन आपका होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है? आप कहोगे सर देखो ये रिंग है, रिंग यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से रिंग बनी हुई है सर, तो रिंग में तो जितने भी कॉर्नर है मतलब कार्बन ही है, तो सर ये तो आपका क्या है, होमोसाइक्लिक। नेफ्थलीन पे आ जाओ, जितने कोने वहां पे देखो, कोने में कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब कार्बन ही है सर वहां पे, तो सारे के सारे कार्बन है सर, ये भी होमोसाइक्लिक होगा। एनिलीन पे आ जाओ, एनिलीन बताओ होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है? अब कहोगे सर एनिलीन के अंदर तो NH2 आ गया, लेकिन क्या ये रिंग के अंदर है? क्या ये रिंग के अंदर है? रिंग के अंदर तो नहीं है सर, रिंग से बाहर है। बाहर की किसने कहा आपको? बाहर तो आपको चेक ही नहीं करना है, बाहर तो चेक ही नहीं करना बच्चे, आपको तो रिंग के अंदर की बात देखनी थी। तो रिंग के अंदर है ये, तो सर क्या हो गया? ऑब्वियस ही बात है सर, रिंग के अंदर है तो क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा, तो ये भी होमोसाइक्लिक। पाइरीडीन देखो, यहाँ है भाई नाइट्रोजन, रिंग के अंदर देखो एक ये है रिंग के अंदर, ये रिंग के अंदर ही नाइट्रोजन भी तो आ गया, तो ये आपका होमोसाइक्लिक नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, ये होगा सर हेटेरोसाइक्लिक। ये देखो फ्यूरॉन, फ्यूरॉन में भी रिंग के अंदर आ गया दूसरा, हेटेरोसाइक्लिक। थायोफीन भी हेटेरोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक। देखो रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ भी देखो रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये आपके पास में क्या हो गया सर, ये सारे के सारे हो गए भाई आपके पास होमो और हेटेरो के अंदर, मैंने आपको क्लासिफाइड करके बता दिया। अभी थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाना है, कुछ चीज़ों को हमने और वर्गीकृत करना है बच्चे यहाँ पे। अब जो ये होमोसाइक्लिक है ना, जो बच्चे ये आपके पास में होमोसाइक्लिक हैं, यानी सर समचक्रीय हैं, होमोसाइक्लिक या समचक्रीय जो हैं सर हमारे पास, इन होमोसाइक्लिक के अंदर, इन होमोसाइक्लिक के अंदर अगर आप देखोगे तो ये भी दो कैटेगरियों के अंदर बटे होते हैं, ये भी आपके दो कैटेगरियों के अंदर बटे होते हैं भाई, ठीक है, दो कैटेगरियों के अंदर बटे होते हैं। होमोसाइक्लिक भी आपके दो कैटेगरी में बटे होते हैं, कौन कौन से सर? एक जिनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक, एक बोलते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक। एरोमेटिक, समझ गए बात को? तो एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हम किसको बोलेंगे? मतलब ये वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, किसके? जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो एलिफेटिक के, जिनके गुण एलिफेटिक के जैसे हो बच्चे, पता था ना सबसे पहली एलिफेटिक इधर वाली पहली कैटेगरी, तो उनके जैसे हो, उनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। आप ध्यान रखेंगे इनके अंदर है ना, आपको पहचान क्या होगी, इनकी पहचान ये होगी कि आपको इनके नाम के साथ में साइक्लो लगा मिलेगा, ध्यान रखना साइक्लो लगा मिलेगा, साइक्लो। जैसे आप पीछे देख भी सकते हो, यहीं पर देखो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सीन, आपका साइक्लोपेंटेन, बहुत सारे हो सकते हैं, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। ये समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद फिर दूसरे हमारे पास आते हैं सर, ये तो हो गए होमोसाइक्लिक। अच्छा ये तो पीछे हमने कर लिया था ना,
ओके, ये लीजिए। तो मैंने कहा जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर किससे हो, एलिफेटिक से, और उनके साथ क्या लगा हुआ मिलेगा तुम्हें, साइक्लो लगा हुआ मिलेगा उनके अंदर। फिर सर अगर बात करें एरोमेटिक, एरोमेटिक की बात करें तो एरोमा, एरोमा यानी ये ऐसे होते हैं जिनमें अरोमा होती, खुशबू होती है, ठीक है, खुशबू होती है। खासकर इसके अंदर आपके बेंजीन वाले प्रोडक्ट आते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें बेंजीन ना हो। मतलब जो आपने होमोसाइक्लिक में जिनको बांटा था ना, जिनको आपने होमोसाइक्लिक में बांटा था, ये होमोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक ही आते हैं उसके अंदर, और इनके अंदर क्या होती है, खुशबू होती है, तो उनको बोलते हैं एरोमेटिक। बाकी विस्तार से आप सीखोगे सबके बारे में जो बातें। अभी जस्ट मुझे आपको क्लासिफिकेशन एक बार बताना था, और क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया। तो इतनी सी बातें क्लियर हो गई आप सभी को, याद होनी चाहिए बच्चे इतनी सी चीजें। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन के भी कुछ शब्द मैंने बताने थे, मतलब मुझे मतलब नहीं था बहुत ज़्यादा इनसे, क्योंकि ये चीज़ें तो आप पढ़ोगे अभी आगे आप इस चैप्टर में। मेन जो मुझे मतलब था वो था सर ये शब्द होमोसाइक्लिक शब्द आ गया अगर पढ़ते टाइम, तो उसका मतलब क्या, हिट्रो का मतलब क्या, एलिसाइक्लिक क्या, एरोमेटिक क्या है ना, एलिफेटिक क्या, तो वो शब्द आपके क्लियर करने थे। तो ये कुछ बातें हुई हमारी बेसिक, अब बढ़ाएंगे फिर अगली क्लास में इस चैप्टर को और आगे। तो मिलते हैं फिर उसी सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।